नमस्कार दोस्तों, 21 नवंबर को सेंटिनल-6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो। स्पेसएक्स लॉन्चेस नासा यूरोपियन सैटेलाइट टू मॉनिटर राइजिंग सी लेवल। तो इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सेंटिनल-6 सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, इससे क्या फायदा होगा, इसका जो मेन एम है वो क्या है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो आपको ने एक प्रोग्राम सुना होगा जिसका नाम है कॉपरनिकस प्रोग्राम। ये आप यहां पर देख सकते हो। कॉपरनिकस जो प्रोग्राम है वो आपका रन किया जाता है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको आपको याद रखना है कि यहां पर नासा शामिल नहीं है। ये जो कॉपरनिकस प्रोग्राम है इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको चलाती है। आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियंस अर्थ ऑब्जर्वेशन जो प्रोग्राम है, लुकिंग एट आवर प्लैनेट एंड एनवायरनमेंट टू बेनिफिट ऑल यूरोपियन सिटीजन। तो सभी यूरोपियन सिटीजन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और इसको मैनेज किया जाता है बाय यूरोपियन कमीशन। और यहां पर जो डेटा शेयर किया जाता है वो आपका पब्लिक प्रोवाइडर्स हो गए, पब्लिक अथॉरिटीज हो गई और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये जो डेटा है वो शेयर किए जाते हैं। अब ये जो पूरा सेंटिनल-6 सैटेलाइट है, आप कह सकते हो कि ये इसी का एक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर नासा और भी कई सारे एजेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका जो पूरा नाम है आप देख सकते हो, कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट। ये आप ध्यान रखिएगा, रिसेंटली आपके न्यूज में एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली ये पर्टिकुलर सैटेलाइट न्यूज में था। इसका मेन मकसद क्या है, कहां से लॉन्च किया गया, कौन किया, तो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लॉन्च है दोस्तों वो स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रॉम देयर फैल्कन 9 रॉकेट। और ये किया गया है बेसिकली यूएस का जो कैलिफोर्निया है वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखोगे तो फ्लोरिडा का जो स्पेस स्टेशन है, केनेडी स्पेस स्टेशन, वहां से किया जाता है, लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट है वो कैलिफोर्निया का जो एयरफोर्स बेस है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका जो मिशन देखोगे, इट इज पार्ट ऑफ नेक्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू मेजरिंग चेंजेस इन द ग्लोबल सी लेवल। तो इसका मेन एम याद रखना है आपको कि ग्लोबली जो सी लेवल है उसमें कितना राइज हुआ है, उसके चेंज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए ये जो मिशन है वो आपका चलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो मिशन है दोस्तों वो 1992 से चलाया जा रहा है। 1992 से देखोगे अगर आप तो कई सारे सैटेलाइट थे, जैसे कि टॉपेक्स हो गया, जैसन 1 हो गया, इस तरह के कई सारे सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे। उसी में से ये अगला सैटेलाइट है, क्योंकि पिछले सैटेलाइट यहां पर एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहां पर जरूरत है कि नए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, इसीलिए ये सेंटिनल-6 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये जो नाम है माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट, ये बेसिकली रखा गया है जो डायरेक्टर रह चुके हैं नासा के, क्योंकि इनकी रिसेंटली 2019 में मृत्यु हो गई थी अगस्त में, इसीलिए इनका ये जो आपका नाम है पूरा माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट, उनके नाम पर रखा गया है। अब इसका मेन एम की अगर हम बात करें तो इसका मिशन का नाम बोला गया है जैसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। ये आपको ध्यान रखना है, जैसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मिशन, ये पूरा मिशन का नाम रखा गया है। और इसका मेन मकसद होगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया, ओशन के हाइट को मापना, उसके मेजर करना। अब ये मेजर करने का अर्थ क्या है, अगर हम ओशन के हाइट को मेजर करते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि जो अर्थ का क्लाइमेट है किस तरह चेंज हो रहा है वो हमें समझने में काफी आसानी होगी। और ये जो पूरा मिशन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये 2 सैटेलाइट होंगे इसके अंदर। अभी तो ये वाला एक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है सेंटिनल-6, और इसके अलावा 2025 में एक और सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा सेंटिनल-6B। तो ये 2 सैटेलाइट आपके पूरे अगले दशक में काम करेंगे, 2021 से लेकर 2030 के बीच में। अब यहां पर अगर हम एजेंसीज की बात करें तो कई सारी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जो सबसे बड़ा है वो आपको ध्यान रखना है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो नासा है, दोनों ने मिलकर इसको इन्वॉल्व किया है। क्योंकि कॉपरनिकस प्रोग्राम आप याद रखिएगा, यहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी सिर्फ, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसमें नासा को भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं उनको भी यहां पर लिया गया है, इस एजेंसी को। और यूएस की एक और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यूरोपियन यूनियन को भी साथ में लिया गया है। और इनफैक्ट यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रांस की स्पेस एजेंसीज, आपने सुना होगा CNES, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, इनको भी यहां पर लिया गया है। तो यहां पर कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा, इसका मेन मकसद क्या होगा, क्या करने वाला है ये, तो इट विल मेक श्योर द कंटिन्यूटी ऑफ सी लेवल ऑब्जर्वेशन इनटू द 4th डेकेड। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि 1992 से जो सी लेवल है उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है।
तो 1992 से किया जा रहा है, तो अब ये कौन सा डेकेड आने वाला है? ये फोर्थ डेकेड होने वाला है। एक तो आपका 90s का हो गया, फिर 2000 वाला हो गया, फिर 2010 के बाद वाला डेकेड हो गया, और ये फोर्थ डेकेड है 2020 के बाद से। तो ये जो फोर्थ डेकेड में भी हम कंटिन्यूटी रख सकें ओशन लेवल पर, सी लेवल पर राइज रखने के लिए ग्लोबल स्केल पर, इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। अब इसमें यहां पर क्या होगा कि जो ओशन है वो किस तरह से हीट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन हो गए, इसको स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द होल क्लाइमेट सिस्टम, उसको समझने में काफी आसानी होगी, उसको समझने में मदद मिलेगा। तो ये सैटेलाइट बेसिकली क्या करेंगे, लेट मी टेल यू, कि अर्थ के ऊपर ये सैटेलाइट होगा तो यहां पर पल्सेस भेजेगा अर्थ के ऊपर, ठीक है, और ये पल्सेस कितना टाइम ले रहे हैं रिटर्न होने में, इसके हिसाब से यहां पर मेजर किया जाता है कि सी लेवल का कितना राइज है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सैटेलाइट है, यहां से पल्सेस भेजे जाते हैं पृथ्वी पर, और सी पर कितना कैसे ये पल्सेस वापस आ रहे हैं उसके हिसाब से पता चल जाता है कि यहां पर इसकी हाइट क्या कम हुई है, ज्यादा हुई है, ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। और इसके अलावा भी रास्ते में यहां पर क्या होता है कि जो वाटर वेपर हैं उसको भी पता लगा सकते हैं। जब पल्सेस भेजे जाते हैं और रिटर्न होते हैं तो यहां पर वाटर वेपर कहां कहां पर है, किस जगह पर है एग्जैक्टली, वो भी हम पता लगा सकते हैं। वाटर वेपर पता लगा लेंगे तो जो क्लाइमेटिक सिस्टम है उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको समझना है कि अगर हमें रेन का प्रेडिक्शन करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो वाटर वेपर कहां पर प्रेजेंट है उसको हमें मेजर करना पड़ता है, तो काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो डेटा है वो आपका सपोर्ट करेगा यहां पर ओशन करेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए। आपने देखा होगा पूरे पृथ्वी पर कई प्रकार के आपको ओशन करेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने एक अलग से एमसीक्यू भी बनाया है ओशन करंट को लेकर, आप उसको सॉल्व करिएगा। तो ओशन करेंट्स हो गया, विंड हो गया, वेव कंडीशंस हो गए, ये सबको यहां पर मेजर करने के लिए भी जो डेटा कलेक्ट होंगे सैटेलाइट के थ्रू वो यहां से मदद ली जाएगी। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है, दोनों में मदद मिलने वाली है। अब शॉर्ट टर्म क्या हो गया, जैसे कि हरिकेन्स आते हैं, इस तरह की जो भी गतिविधि होती है यहां पर 2 से 4 वीक तक का, वो हम शॉर्ट टर्म मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म आपने सुना होगा जैसे एल नीनो का इफेक्ट हो गया, ला नीना हो गया, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है। आई एम श्योर आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया से और जो पूरा पेरू वाला रीजन है साउथ अमेरिका का, वहां से अक्सर हम पढ़ते हैं अपने मॉनसून सीजन इफेक्ट होता है ला नीना और एल नीनो की वजह से। तो ये सारी चीजें भी हम इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन है कि यहां पर हाइट ओशन की ग्लोब से ही क्यों नापी जा रही है, स्पेस से ही क्यों यहां पर नापा जा रहा है, क्या हम पृथ्वी से ओशन की हाइट को नहीं नाप सकते? तो यहां पर नासा के द्वारा अगर आप देखोगे, उनके द्वारा जो बोला गया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें ग्लोबल स्केल पर अगर हाइट को नापना है ओशन के, तो हमें स्पेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। यहां पर हीट स्टोरेज कैसे हो रहा है, ओशन करंट कैसे हो रहा है, अगर ग्लोबल स्केल पर हमें देखना है तो विदाउट स्पेस का यूज किए बिना हम चीजों को नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर स्पेस के थ्रू चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा यहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो यहां पर जो ओशन में चेंजेस हैं उसको भी देख सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आप जब ज्योग्राफी पढ़े होगे तो हीट बजट के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ओशियनिक हीट बजट होता है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी काफी आसानी से इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको हीट बजट के बारे में बता देता हूं। इसका सिंपल अर्थ होता है कि जितना सोलर रेडिएशन आता है पृथ्वी पर उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो इन सभी आंकड़ों को बेसिकली हम हीट बजट कहते हैं। मतलब नॉर्मल इकोनॉमिक टर्म में बजट का मतलब यही होता है कितना आया पैसा, कितना गया। तो वैसे ही यहां पर सोलर रेडिएशन कितना आया, कितना रिटर्न चला गया, कितना एब्जॉर्ब हो गया, इसी को हीट बजट कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जितना भी सोलर रेडिएशन आता है उसमें से 30 से 31% करीब ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस से स्पेस के अंदर, जिसमें आप देखिए तो सरफेस के थ्रू, ये जो ग्राउंड है सरफेस के थ्रू 6% रिटर्न होता है, क्लाउड से के थ्रू यहां पर 17% रिटर्न हो जाता है, और ये स्कैटर हो जाता है स्पेस में करीब 7%। मतलब 30 से 31% आप कह सकते हो ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी का जो आपका 69-70% है वो आपका पृथ्वी पर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो ओशियन हो गया, लैंड हो गया, उसमें 45-46% आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा 23% ऐसे होते हैं जो कि आपका क्लाउड, आपने सुना होगा क्लाउड जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होते हैं, वाटर वेपर हो गया, ये सब में ये एब्जॉर्ब हो जाता है बेसिकली। और इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर जितना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हमारी पृथ्वी गर्म होती जाएगी। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ कि सपोज मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर जितना रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था रेडिएशन वो नहीं हो पाता, और यहां पर ज्यादातर क्या होता है कि ये
कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जो गैसेज हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होने लगता है। और इसीलिए आप सुनते होंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। तो ये सारी चर्चा की जाती है। और यहाँ पर एब्जॉर्ब क्यों होता है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन आता है ये तो काफी इजिली एंटर कर जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आता है दोस्तों वो आपका शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं आपके, तो काफी इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो ये आपके लॉन्ग वेवलेंथ में होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं इजीली, वो आपके बाहर नहीं जा पाते। तो ये मेन कारण है इसका। तो ये हीट बजट जो है, जो ओशियानिक हीट बजट है पूरा, उसको भी ट्रैक करने में मदद करेगा ये सेंटिनल-6 सैटेलाइट। और ओवरऑल जो ओशन करंट हो गया, हीट स्टोरेज हो गया, ओशन के अंदर कितना हीट स्टोर हो रहा है, अगर उसको भी हमें देखना है तो हाइट जो होती है सी सरफेस की उसको मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारी चीजों की हमने डिस्कशन किया यहाँ पर, कि जो ओशन है उसका पूरा अगर हमें उसका हाइट मिल जाए, कितना लेवल राइज हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और इसी के लिए ये जो सेंटिनल-6 सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया 21 नवंबर को। आई होप कि इसमें जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है। जाने से पहले जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक है आपका ओशन करंट से रिलेटेड। पहला आपको बताना है यहाँ पर कि जो ओशन करंट है वो मेनली किस वजह से होता है। जो ओशन करंट्स हैं काफी तेजी से बह रहे होते हैं पानी, वो उसका मेन कारण क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है। रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे मेन रीजन क्या है आपको वो बताना है। दूसरा आपको बताना है कि यहाँ पर जो ओशन करंट्स हैं, जो ओशंस में पाए जाते हैं, उनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है। इनमें से 3 सही मैच हुए हैं और 1 गलत है, आपको बताना है कौन सा है वो। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।